हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, हम कंटिन्यूएशन में एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स कर रहे हैं, जिसमें 4 P's हैं: प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स एंड प्रमोशन मिक्स. So we have already covered the product mix. Today we are going to study about the price mix and its elements or the factors affecting the price. So let's connect to commerce and let's learn about what are the various factors that a marketer has to keep in mind while determining the prices of the product. सबसे पहले बच्चों, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि प्राइस जो है वो मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है और बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है. फिर भी एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं प्राइस की. द सम ऑफ वैल्यूज दैट अ कस्टमर एक्सचेंजेस फॉर द बेनिफिट of having or using the product or service is called the price. It means that it is the amount of money that a customer gives to the seller and it is the amount that the seller charges from the buyer. तो यहाँ पे ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है प्राइस की कि एक ऐसा सम टोटल ऑफ मनी, द वैल्यू दैट अ कस्टमर गिव्स. Why he gives that value to the buyer? Because he gets the benefit of buying and using the product or the service. So this is actually a definition from the viewpoint of the customer, and from the viewpoint of the seller, it can be defined as something that the seller takes from the buyer in return for the product or the service that he is providing to the customer. जब मैंने आपसे 4 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स डिस्कस करे थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, मैंने तभी आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर प्राइस एलिमेंट है, क्योंकि बाकी 3 एलिमेंट्स जो हैं, प्रोडक्ट, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उस सब में मार्केटर हैज टू स्पेंड द मनी, ही हैज टू इनकर द एक्सपेंसेस. लेकिन प्राइस एक सिंगल मोस्ट फैक्टर है या सिंगल मोस्ट एलिमेंट है 4 P's ऑफ मार्केटिंग का, जिससे रेवेन्यूज या प्रॉफिटेबिलिटीज जो है वो डिटरमाइन होती है मार्केटियर की. तो इसीलिए मार्केटियर के लिए तो ये ओनली सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, जिसका डिटर्मिनेशन मार्केटियर के लिए एक चैलेंज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है. इसीलिए जब मार्केटर प्राइस डिटरमाइन करता है तो उसको बहुत सारी चीजें दिमाग में रखनी पड़ती हैं. तो हम यहां पर देखेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस डिटर्मिनेशन और व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अ मार्केटर हैज टू कीप इन माइंड व्हाइल डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट और सर्विस. सारे फैक्टर्स मैंने यहां पर लिख दिए हैं और उन फैक्टर्स में जो कीवर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, उन्हें अंडरलाइन कर दिया है. एंड नाउ वी विल डिस्कस कि हाउ ईच फैक्टर इज इंपॉर्टेंट इन प्राइस डिटर्मिनेशन. 6 फैक्टर्स हैं यहां पर, अपने पास नोट कर लीजिए. कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का खर्चा. उसके बाद यूटिलिटी एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की यूटिलिटी और उसकी डिमांड. फिर एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, जिस प्रोडक्ट और सर्विस में मार्केटर डील कर रहा है उसमें कितना कंपटीशन उसे फेस करना पड़ रहा है, क्या गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस है एग्जिस्टिंग या लीगल लॉज या प्रोविजंस है जो कि मार्केटर को दिमाग में रखनी है. प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है मार्केटर के, और मार्केटिंग मेथड्स वो क्या इस्तेमाल कर रहा है. इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा कि वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस का प्राइस क्या डिटरमाइन करे. तो एक एक करके सारे फैक्टर्स देख लेते हैं. सबसे पहला फैक्टर है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. बच्चों, ये तो बहुत ही नेचुरल सी बात है कि जब भी कोई मार्केटर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस जो वो ऑफर कर रहा है मार्केट में, उसके प्राइस डिटरमाइन करेगा तो वो ये देखेगा कि उसका कॉस्ट ऑफ मेकिंग क्या है, कितना खर्चा करा है उसने उस प्रोडक्ट को तैयार करने में. तो यहां पर जो मिनिमम प्राइस होता है, जो मिनिमम लेवल होता है प्राइस का, उसको कहते हैं फ्लोर प्राइस, और जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉस्ट पे. क्योंकि कॉस्ट से कम कोई भी मार्केटर प्राइस डिटरमाइन नहीं करता. सो द मिनिमम प्राइस दैट द मार्केटर इज गोइंग टू डिसाइड, डेफिनेटली वो इतना तो होना चाहिए जिससे कॉस्ट कवर हो, बल्कि कॉस्ट के बाद थोड़ा सा रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन. क्योंकि अगर सिर्फ कॉस्ट और कॉस्ट ही बहुत लंबे टाइम के लिए कवर अप होता रहेगा और प्रॉफिट मार्जिन नहीं होगा तो भी मार्केटर को लॉन्ग रन में फायदा नहीं होगा. तो मिनिमम कॉस्ट प्लस लिटिल प्रॉफिट मार्जिन
इतना जो है वो प्राइस होना चाहिए। अगर कोई भी मार्केटर 10 रुपए का खर्चा कर रहा है प्रोडक्ट बनाने में और 2 रुपए उसे प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, तो मिनिमम प्राइस जो है वो 12 रुपए तो होना ही चाहिए। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बच्चों 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट जो है वो कई तरह के होते हैं, जैसे कि एक तो फिक्स्ड कॉस्ट होता है, एक वेरिएबल कॉस्ट होता है और एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। यहाँ पे मैंने तीनों लिख दिए हैं। और जब एक मार्केटियर प्राइसेस डिटरमाइन करता है तो उसके तीनों तरह के कॉस्ट जो है वो कवर अप होने चाहिए। बस इनके आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि फिक्स कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल। और ये आप सब लोग इकोनॉमिक्स में कर भी चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको बता देती हूँ। फिक्स्ड कॉस्ट वो होता है जो प्रोडक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं होता और प्रोडक्शन के साथ वो वेरी नहीं करता है। से फॉर एग्जांपल कोई रूम रेंट है या बिल्डिंग रेंट है, तो अगर वो हम पे कर रहे हैं मंथली बेसिस पे, तो उस पर्टिकुलर रूम में चाहे 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो चाहे 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो, वो रेंट पे करना ही पड़ेगा मार्केटियर को। तो ये हो गया उसका फिक्स्ड कॉस्ट। और जो कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती रहती है उसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, जैसे कि रॉ मटेरियल कॉस्ट या लेबर कॉस्ट। तो अगर 100 यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और 1 यूनिट का रॉ मटेरियल 10 रुपए है, तो हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट 1000 होगा। और अगर हम 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 10,000 होगा। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा। तो वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो है वेरिएबल कॉस्ट। थर्ड कैटेगरी होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें कुछ पर्टिकुलर पार्ट तो उसका फिक्स होता है जो कि प्रोडक्शन से अफेक्टेड नहीं है, लेकिन कुछ पार्ट उसका प्रोडक्शन से अफेक्टेड होता है। से फॉर एग्जांपल कि सेल्स वॉल्यूम है, तो एक पर्टिकुलर सेल्समैन है जिसको अपॉइंट कर रखा और उसको एक फिक्स सैलरी दी जाती है कि मंथली बेसिस पे आपको इतनी सैलरी मिलेगी फॉर मेकिंग द सेल्स। लेकिन साथ साथ ये भी डिटरमाइन कर रखा है कि अगर इस अमाउंट से ज्यादा सेल्स होंगी तो इतना % कमीशन उसको दिया जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर लेवल तक तो उसकी सैलरी फिक्स है, लेकिन अगर वो ज्यादा सेल्स करेगा तो कमीशन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इस तरह के एग्जांपल्स आप दे सकते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट में। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्केटर के लिए क्या है कि उसके सभी तरह के कॉस्ट जो हैं वो कवर अप होने चाहिए। और इसके अलावा द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ सेलिंग, द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, हर तरह का। आपने अकाउंट्स में ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाना सीख रखा है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम प्रोडक्शन और फैक्ट्री से रिलेटेड सारे खर्चे दिखाते हैं। उसके बाद पीएनएल अकाउंट में सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे खर्चे दिखाते हैं। तो एक मार्केटर के लिए वो सारे कॉस्ट कवर अप होने चाहिए, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे सेल्स से या एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस से। तो जो सबसे पहला फैक्टर है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, उसको आप कैसे पॉइंट्स में एक्सप्लेन करेंगे, जैसे मैंने लिखा है दैट द मिनिमम लेवल और द फ्लोर प्राइस डिपेंड्स अपॉन द कॉस्ट, कि जो मार्केटर का प्राइस है वो किस पे डिपेंड करेगा, कॉस्ट पे। और कौन सा प्राइस कॉस्ट पे डिपेंड करेगा, द फ्लोर प्राइस, जो मिनिमम प्राइस है, कि कम से कम जो प्राइस वो तय करे वो कॉस्ट कवर अप होनी चाहिए उस प्राइस से। और कितनी तरह के कॉस्ट होते हैं वो सारे कवर अप होने चाहिए, फिक्स, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तीसरा पॉइंट, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट हो या सेलिंग से या डिस्ट्रीब्यूशन से या एडमिनिस्ट्रेटिव, वो सारे कॉस्ट भी उसमें कवर अप होने चाहिए। इन सारे कॉस्ट का टोटल करके मार्केटियर जो है वो फ्लोर प्राइस डिटरमाइन करता है। कम टू द सेकेंड फैक्टर नाउ, यूटिलिटी एंड डिमांड। अब अभी हमने देखा था कि जो कॉस्ट है वो मिनिमम प्राइस डिटरमाइन करता है, यूटिलिटी और डिमांड जो है वो अपर लिमिट डिटरमाइन करती है। अपर लिमिट मतलब कितना ज्यादा चार्ज कर सकता है एक मार्केटर। तो बिल्कुल नेम ऑफ द फैक्टर से ही डिटरमाइन हो रहा है कि जितनी ज्यादा यूटिलिटी वो प्रोवाइड करेगा कस्टमर को, या कस्टमर जितना ज्यादा प्रोडक्ट को डिमांड करेगा, उस हिसाब से मार्केटियर अपर लिमिट जो है वो डिटरमाइन कर सकता है। तो लोअर लिमिट कॉस्ट पे डिपेंड करती है और अपर लिमिट जो है वो यूटिलिटी एंड डिमांड पे डिपेंड करती है। इसका मतलब कि जितनी यूटिलिटी या जितनी ज्यादा यूटिलिटी उतना प्राइस मार्केटर डिटरमाइन कर सकता है। It is equal to the sacrifice a customer made in terms of the prices paid. यूटिलिटी को कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डिफाइन किया गया है कि कस्टमर जो सैक्रिफाइस करता है इन टर्म्स ऑफ द प्राइस ही इज पेइंग। तो कस्टमर जब कुछ पे करता है, सो एक्चुअली इज मेकिंग अ सैक्रिफाइस दैट ही इज पेइंग द अमाउंट दैट ही हैज अर्न्ड।
So he is able to pay the price only when he gets the utility. तो बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप है यूटिलिटी एंड द प्राइस में, ग्रेटर द यूटिलिटी ग्रेटर विल बी द प्राइसेस। उसके बाद डिमांड के बारे में आप इकोनॉमिक्स में कई तरह की डिमांड पढ़ चुके हैं, ये तो हमें पता ही है कि हायर द डिमांड द हायर द प्राइसेस एंड लोअर द डिमांड द लोअर द प्राइसेस। लेकिन उसके अलावा टाइप्स ऑफ डिमांड पे भी प्राइसेस डिपेंड करते हैं। एक होती है इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड होती है कि जिसमें अगर थोड़ा सा भी प्राइस अप एंड डाउन किया तो डिमांड एकदम शिफ्ट हो जाएगी। वो होती है इन केस ऑफ दी सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल। तो अगर एक प्रोडक्ट के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है और एक मार्केटर ने उसका थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दिया, तो कस्टमर भागकर दूसरे मार्केटर के पास चले जाएंगे क्योंकि वो प्रोडक्ट आसानी से अवेलेबल है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स की जहां इलास्टिक डिमांड होती है वहां पे प्राइसेस कम ही रखने पड़ते हैं। बहुत ज्यादा प्राइसेस मार्केटर बढ़ा नहीं सकता है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स की इनइलास्टिक डिमांड होती है, जहां पे मोनोपोली होती है, जहां पे एक ऐसा एसेंशियल कमोडिटी में मार्केटर डील कर रहा है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट ही अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में अगर वो अपने प्राइसेस को बढ़ा भी देगा तो कस्टमर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि वो कहीं और जाके उस प्रोडक्ट को खरीद ले, तब भी उसे इसी मार्केटर से प्रोडक्ट को खरीदना पड़ेगा। तो उस केस में वो प्राइसेस हाई भी कर सकता है। तो दो लाइनों में मैं इस फैक्टर को सम अप कर देती हूं, यूटिलिटी एंड डिमांड, कि जितनी ज्यादा यूटिलिटी होगी प्राइसेस हाई हो सकते हैं। अगर सेलर कम यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो उसे कम प्राइसेस रखने पड़ेंगे। और डिमांड के केस में अगर सेलर की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इलास्टिक डिमांड है, तो उसको प्राइसेस कम रखने पड़ेंगे। और अगर इनइलास्टिक डिमांड है तो वो प्राइसेस ज्यादा रख सकता है। कम टू द थर्ड फैक्टर, वेरी इजी, दैट इज एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन पे डिपेंड करेगा कि प्राइसेस हाई या लो हैं। जैसे मैंने बताया, अगर लॉट ऑफ कंपटीशन है, एक प्रोडक्ट में इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं एक मार्केटर के सामने कि वो चाहकर भी प्राइसेस नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसके बायर्स जो हैं वो कहीं और अपनी डिमांड को शिफ्ट कर देंगे। तो बिल्कुल सिंपल ये एक्सप्लेनेशन है, ग्रेटर द कंपटीशन द लेसर द प्राइसेस द सेलर हैज टू चार्ज, and less the competition, more prices can be charged by the seller. Come to the fourth factor, that is the government regulations and the legal restrictions. Prices of the essential products are regulated by the government. All government and legal regulations are to be considered while determining the prices. इसमें आपको क्या एक्सप्लेन करना है कि सारी कमोडिटीज के तो नहीं, लेकिन कुछ कमोडिटीज असेंशियल कमोडिटीज की डेफिनेशन में आती हैं। गवर्नमेंट जो है वो लिस्ट पब्लिश करती है कि व्हाट आर द कमोडिटीज दैट कम अंडर द असेंशियल कमोडिटीज, और उसके प्राइसेस जो है वो गवर्नमेंट तय करती है कि इससे ज्यादा ऊपर प्राइसेस सेलर चार्ज नहीं कर सकता है। तो सारी वो आइटम्स जो असेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट में आती हैं, अगर सेलर की भी उन्हीं में से कोई सी एक आइटम है तो सेलर अपनी मर्जी से प्राइसेस तय नहीं कर सकता है। उसको देखना होगा कि क्या गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या मिनिमम प्राइस है या क्या मैक्सिमम प्राइस है जो वो उस कमोडिटी के चार्ज कर सकता है। मान लीजिए अगर मोनोपोली है, जैसे मैंने अभी बताया कि कोई एक सेलर 20 रुपए में किसी प्रोडक्ट को बना रहा है और अगर उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो वो चाहे तो 200 रुपए में भी बेच दे। लेकिन अगर उसकी कमोडिटी असेंशियल कमोडिटीज में आती है और गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है उसका मैक्सिमम प्राइस 30 रुपए, तो वो 30 रुपए से ऊपर नहीं बेच सकता है। तो बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन है कि जब भी एक सेलर अपने प्रोडक्ट और सर्विस के प्राइसेस तय करेगा तो उसको देखना होगा कि ये कमोडिटी कहीं गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर तो नहीं आती है, और उस केस में जो रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार ने तय करे हैं, जो लीगल रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो सारी उसको माननी पड़ेंगी व्हाइल डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट फैक्टर देखिए बच्चों, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन सारे फैक्टर्स में से कि प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं एक सेलर के व्हाइल डिटरमाइनिंग द प्राइस। तो 3 मेन प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाती है
कि एक तो ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी सेलर का कि उसको ऐसे प्राइस तय करने हैं जो वो कम से कम मार्केट में सरवाइव कर सके। तो अगर उसका ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल है तो डेफिनेटली वो ज्यादा प्राइसेस डिटरमाइन नहीं करेगा और उस केस में उसके प्राइसेस क्या होंगे, लो होंगे। एक मार्केटर है जिसका ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी लीडरशिप अटेन करना, वो चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का हो और मेरे कस्टमर्स जो हैं वो मजबूर हो जाएं मेरा प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो अगर वो इस तरह का ऑब्जेक्टिव रखता है तो वो हायर प्राइसेस फिक्स करेगा। क्वालिटी एक मार्केटिंग फिलॉसफी है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें क्वालिटी पे मैक्सिमम फोकस करता है मार्केटर। और अगर वो ये फिलॉसफी अडॉप्ट कर रहा है या उसका प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्वालिटी लीडरशिप है तो उसके प्राइसेस हाई होंगे। उसके अलावा एक और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव होता है मार्केट शेयर लीडरशिप। अगेन मार्केट शेयर लीडरशिप मतलब उसे पूरी मार्केट कैप्चर करनी है, उसको अपना प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल करवाना है। दैट इज अ प्रोडक्शन फिलॉसफी, दैट इज मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड मैक्सिमम सेल ऑफ द प्रोडक्ट एंड कैप्चर द मैक्सिमम मार्केट्स। तो अगर उसको मार्केट शेयर लीडरशिप अटेन करनी है तो उसके प्राइसेस लो होंगे, क्योंकि अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ये दो मेन फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में फोकस होते हैं। तो वेरियस मार्केटिंग फिलॉसफीज पर ही ये प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बताए गए हैं कि अगर प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल है तो प्राइसेस लो होंगे, अगर प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्वालिटी लीडरशिप अटेन करना है तो प्राइसेस हाई होंगे, और मार्केट शेयर लीडरशिप अटेन करना है तो प्राइसेस लो होंगे। तो सर्वाइवल और मार्केट शेयर लीडरशिप में प्राइसेस लो डिटरमाइन करेगा सेलर, और क्वालिटी लीडरशिप में वो प्राइसेस हाई डिटरमाइन करेगा। कम टू द लास्ट फैक्टर, मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड। मार्केटिंग मेथड्स यूज मतलब कि जो भी प्रमोशन के मेथड्स एक मार्केटर यूज कर रहा है या जो भी डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड्स वो यूज कर रहा है उसी के ऊपर उसके प्राइसेस डिटरमाइन होंगे। यहां पे मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अभी हम 3rd P में पढ़ेंगे, डायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट चैनल। तो उस हिसाब से प्राइसेस डिटरमाइन करेंगे। मान लीजिए बहुत सारे मिडिलमैन इन्वॉल्व है, हर एक को अपनी प्रॉफिट मार्जिन रखनी है तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। कम मिडिलमैन इन्वॉल्व है तो प्राइसेस कम होंगे। अगर मार्केटर डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, अपने आउटलेट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है और उसमें कोई मिडिलमैन नहीं है, अगर वो हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो भी उस इन्वेस्टमेंट का प्राइस भी किससे चार्ज करेगा, कस्टमर से। तो इस तरह से क्या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके ऊपर प्राइसेस डिटरमाइन करेंगे। क्वालिटी ऑफ द सेल्समैन, किस तरह के सेल्समैन, एक्सपीरियंस, स्किल्ड, एजुकेटेड। अगर इस तरह की सेल्स फोर्स है एक मार्केटर के पास तो उनको जो पैसा दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, तो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ जाएगा और प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। एडवर्टाइजिंग मेथड्स यूज्ड, टाइप ऑफ पैकेजिंग, द क्रेडिट फैसिलिटी द मार्केटियर्स अलाउ, the customer support services he is providing, the sales promotion efforts he is making, ये सारी चीजों के ऊपर डेफिनेटली प्राइस डिपेंड करेगा। इस फैक्टर में बच्चों आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो 4 एलिमेंट्स होते हैं मार्केटिंग मिक्स के, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी वो हमने किसमें कंसिडर कर लिया, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स में। फिर सेकेंड एलिमेंट तो है ही प्राइस, फिर बचा तीसरा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने इसी फैक्टर में ले लिया, क्या चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो यूज कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा है, उन सब के ऊपर डेफिनेटली प्राइसिंग डिपेंड करेगी। और उसके बाद जो 4th एलिमेंट है प्रमोशन, वो भी हमने इसी में ले लिया मार्केटिंग मेथड्स यूज में, कि एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन मेथड्स, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज जो वो प्रोवाइड करेगा, आफ्टर सेल सर्विसेज, वो सारी चीजों के ऊपर डेफिनेटली प्राइसेस डिपेंड करेंगे। जितनी बेहतर सर्विसेज, जितने बेहतर मेथड्स वो यूज करेगा मार्केटर, उसी हिसाब से उसके प्राइसेस जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो एक बार बच्चों मैं आपके सामने सारे 6 फैक्टर्स जो हैं वो प्राइस डिटर्मिनेशन के सम अप कर देती हूँ। सबसे पहला फैक्टर है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जिसमें आपको ये एक्सप्लेन करना है कि जो फ्लोर प्राइस है या जो मिनिमम प्राइस है वो कॉस्ट पे डिपेंड करेगा, और जो प्राइस है इट शुड बी इक्वल टू कॉस्ट प्लस लिटिल प्रॉफिट मार्जिन।
उसके बाद यूटिलिटी, जितनी ज्यादा यूटिलिटी होगी उतने ज्यादा प्राइसेस होंगे, कम यूटिलिटी होगी तो कम प्राइसेस होंगे। डिमांड जो है, अगर इन इलास्टिक डिमांड है तो प्राइसेस हाई होंगे इन इलास्टिक डिमांड में, और इलास्टिक डिमांड है तो प्राइसेस लो होंगे। कंपटीशन, अगर कंपटीशन ज्यादा है तो प्राइसेस लो होंगे, कंपटीशन कम है तो प्राइसेस हाई होंगे। Government regulations, legal rules and restrictions that can't be ignored while determining the prices. Pricing objectives, there are 3 types of pricing objectives that we have considered. In case of the survival and market share leadership, the prices has to be low, and in case of quality leadership, the prices can be high. Last but not the least is the marketing methods used. If the marketing methods are good and better, the prices are higher, and if the marketing methods are normal, the prices are lower. So with this, I end up the topic price and the factors affecting the price. This was only there in the price element of the product mix. Next time we are going to do the physical distribution, that is the third element of the marketing mix. Till then, goodbye, stay healthy and connected.